बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, इससे हम एक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करते हैं। बेटा, ये मैं आपको बताते चलूं कि इससे पहले भी हमने 106 लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं, यूट्यूब पे पड़े हैं, आप जा सकते हैं, वो सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक जो है आप विक्टोरियन पीरियड तक आ जाएंगे और एकदम से आपको पूरा हिस्ट्री जो है वो समझ आ जाएगा। याद रखिए बेटा, ये हिस्ट्री जो है अगरचे थोड़ा कंसाइज है, थोड़ा शार्ट है, लेकिन ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कमीशन के एग्जाम अगर आप देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन आप देते हो, और इस तरह जो है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी कमीशन एग्जाम आप देते हैं और ये हिस्ट्री जो है आपका बड़ा काम आएगा इंटरव्यू में भी और आपके टेस्ट में भी। तो बेटा, अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो जरूर आप विजिट करें। और इसके बाद जो है बेटा ये है कि आज हम इस लेक्चर में प्रोज राइटर्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बेटा, अगर उस हम विक्टोरियन पीरियड के टेम्परामेंट की, मिजाज की हम बात कर ले तो मैं आपको जरा बता देता हूँ, आप जरा गौर से इसको सुने। याद रखिए बेटा, विक्टोरियन एरा हमारे पास जो है ये एक ऐसे एरा था जो कि हमारे पास 1837 से ये शुरू होती है और ये 1901 तक की जा रहती है। और ये एक बहुत ज्यादा लेंथी पीरियड था। एक क्वीन विक्टोरिया जब 1901 में जब उसका वो डेथ हुई तो बाद में मतलब ये एरा जो है खत्म हुई। इसके टाइम पे इस एरा में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आई हर एक चीज में जो है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी कि सल्तनत बरतानिया में कभी सूरज गुरूब नहीं होता। तो ये बात सच है, उन्होंने 75 कॉलोनीज भी बनाई थी। तो ये किस टाइम था, किन लोगों के दौर था? तो वही क्वीन विक्टोरिया के टाइम था ना, जिन्होंने वो जो है इतनी ज्यादा तरक्की की कि बहुत सारे 75 कंट्रीज के ऊपर जो है वो हुकूमत करते थे। कौन? इंग्लैंड। इवन जो है हमारा जो बरसगीर था उस टाइम पे, जो सब कॉन्टिनेंट था, वो भी उसके हाथों में ही था। तो बेटा याद रखिएगा, जैसे कि हमारे पास एक टाइम का मिजाज होता है, जैसे कि एक टाइम का टेम्पर होता है, टेम्परामेंट होता है, तो वो सिर्फ एक चीज में नहीं होता। अगर वो फॉर एग्जांपल साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने तरक्की कर सकते हैं, अगर वो जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन में इतने तरक्की कर सकते हैं, अगर वो अपने इकोनॉमी में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, तो क्या वो अपने लिटरेचर के अंदर तरक्की नहीं करेगा? तो बेटा वो लिटरेचर के अंदर भी उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की। तो बेटा अब हम लाइन बाय लाइन जाएंगे और मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों के लिए ग्राउंड बनाई। अब शुरू करते हैं। द अर्ली विक्टोरियन प्रोज इज इन कीपिंग विद द एनर्जेटिक टेम्परामेंट ऑफ द टाइम। मतलब उसके मिजाज में जो है वही एनर्जेटिक टेम्परामेंट था, क्योंकि उसी टाइम का ये एक तरह के रिवाज था। एन एक्सपेंसिव एनर्जी सीम्स टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पीरियड। तो मैं आपको बता दिया कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो एक्सपेंसिव, टू मच एनर्जी, एनर्जेटिक मूड था, डिस्प्लेइंग इटसेल्फ एज फ्रीली in literature as in development of science, geographical exploration and rapidity of the economic change। तो जैसे जैसे उसके इकोनॉमी के अंदर वो चेंज लाते थे, अपने साइंस के अंदर और जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के अंदर चेंज लाते थे, इसी तरह जो है उन्होंने लिटरेचर के अंदर भी बहुत बड़ी चेंज लाई। अब नेक्स्ट लाइन में, द energetic mood prescribe the innovativeness mean the power to create या the creativity and fertility mean to fertilize or to fertile। The prose writer of the period explain the vitality mean जोश, वलवला of so many of their work। तो इसका मतलब ये जो एनर्जेटिक मूड है और उनका वो जो द पावर ऑफ क्रिएटिविटी है या उसके अंदर जो फर्टिलिटी है, जो इस टाइम के लोग थे ना, उन्होंने अपने वर्क के अंदर ये इस बात को साबित की। जैसे कि थॉमस कार्लाइल है कि उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बुक जो है उन्होंने पब्लिश की। जॉन रस्किन ने मॉडर्न पेंटर्स जो है वो लाया, और मैथ्यू आर्नल्ड ने एसे इन क्रिटिसिज्म जो है आर नॉट a modest of the light-hearted composition, but they represent the aesthetic equivalent of self-assertion in urgent will to survive। ना सिर्फ जो है उन्होंने उस टाइम के मतलब ये नीड के लिए लिखा
बल्कि उन्होंने इस बात की भी सबूत दी इस वर्क के लिए कि द अर्जेंट नीड एंड सेल्फ एजर्शन टू सर्वाइव विच वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन। यही जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो अर्ली विक्टोरियन का था। आई होप कि आपको यहां तक समझ आया। देयर प्रोज इज नॉट एज a rule flawless in diction and rhythm or easily related to central standard or correct this or published in to a uniform high finish, but it is a prose which is vigorous, intricate and ample and more conscious of vocabulary and imagery than the balance on rhythm। तो बेटा ये उसका जो प्रोस था ना, तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ा प्लेन जैसे कि हमारे पास जो है क्लासिकल लोगों का प्रोस, मतलब उन्होंने राइटिंग था कि जो है कोई इसके अंदर फ्ला नहीं थी कोई, मतलब उन्होंने जो है सिर्फ जैसे कि वो इस बात का परवाह किए बगैर कि वो दिखता कैसा है, लेकिन उसने इस बात का जरूर परवाह की कि हम कितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में जो है प्रोज जो है वो प्रोड्यूस की। ठीक है, देखिए इजीली रिलेटेड टू सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस और polished or to uniform high finish, but it is a prose which is vigorous, intricate and ample and more conscious of the vocabulary and imagery than the balance and rhythm। तो उन्होंने बहुत ज्यादा imagery और vocabulary के ऊपर फोकस की than balance and rhythm। The dominant impressions of zestful mean शौक वाला, workman like prose। तो ये मतलब एक शौक वाला और बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा जो खुद जो है एक इंसान शौक से करना चाहते हैं। As the number of prose writers during the period or quite large, अगर हम इसके तादाद की बात कर ले तो बहुत सारे लोग थे जो प्रोज लिखते। There is a greater variety of style among them than to be found in any other period। तो वहां पर लोग ज्यादा थे और लोग ज्यादा थे, सारे जो है लीड क्लास के लोग थे, तो एक दूसरे के परवाह किए बगैर जो है अलग अलग अंदाज से प्रोज लिखते थे। सो दैट इज वाई वी हैव वेराइटीज ऑफ स्टाइल। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है, आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों हमारे पास यहाँ पर प्रोज के वेराइटीज मिलते हैं जो अर्ली विक्टोरियन प्रोज, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो डोमिनेंट लोग थे और डोमिनेंट लोग एक दूसरे के परवाह कम करते हैं। ठीक है, तो हर एक जो है अलग अलग स्टाइल से लिखते थे। सो दैट इज व्हाई वी हैव वेराइटीज ऑफ प्रोज इन द अर्ली विक्टोरियन era। In the absence any well-defined traditions of prose writing, each writer cherishes his audacities and idiosyncrasies, is not prepared to be sacrificed as his peculiarities in the defense to be to a received tradition। तो हर एक बंदा जो है ना वो एक ऐसा नुमाया अंदाज से लिखते थे। idiosyncrasies का मतलब एक ऐसा खास अंदाज से लिखते थे जो कि ये किसी को किसी ट्रेडिशन में नहीं मिला था। इसका मतलब ये है कोई एग्जाम्पल फॉलो किए बगैर जो है वो क्या करते थे, वो वर्क को प्रोड्यूस करते थे। विक्टोरियन इंडिविजुअलिज्म, तो इसको हम कहते हैं विक्टोरियन इंडिविजुअलिज्म। द डूइंग एज वन लाइक, तो ऐसा कुछ करना। व्हाट इज विक्टोरियन इंडिविजुअलिज्म, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। डूइंग एज वन लाइक्स मतलब अपने मर्जी के मुताबिक करना। सेंसर्ड बाय मैथ्यू आर्नल्ड, नेवर ब्रीथ्स इन प्रोज स्टाइल। और जो है मैथ्यू आर्नल्ड जो है ना वो क्या करता है, वो इस बात की दलील जैसा करते हैं कि इसके बारे में आप सोचे भी मत। असल में मैथ्यू आर्नल्ड हमारे पास एक बड़ा क्रिटिक है, कहते हैं कि बस आप सिर्फ प्रोड्यूस करें। Taking the Victorian prose as a whole, अगर हम as a whole बात कर ले, we can say that it is रोमांटिक प्रोज। अच्छा बेटा इसका रीजन भी आपको वो बताता है। विक्टोरियन प्रोज को एज ए होल अगर हम बात कर ले तो जैसे वो रोमांटिक प्रोज था। दो रोमांटिसिज्म गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द इंग्लिश पोइट्री बिटवीन 1780 टू 1830। जो 1780 से लेके 1830 तक जितने भी पोइट्री रहा है वो रोमांटिक पोइट्री है और ये एक नया तरह का पोइट्री है। इट्स फुल इफेक्ट ऑन द प्रोज वाज डिलेड अंटिल द 18th सेंचुरी। तो इसका 100% इफेक्ट जो है ना वो 18th सेंचुरी के ऊपर जितने भी प्रोज है ना उसके ऊपर है। व्हेन ऑल द मेजर रोमांटिक पोएट्स वर नीदर डेड वर ईदर डेड और मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब बेकार होना, बेदम होना, बेहिस होना।
तो कुछ वजह तो हो सकता है, या तो वो जो ग्रेट राइटर थे या तो वो डेड हो गए, और या जो है वो बेहस हो गए। बहस का मतलब अब मजीद वो काम नहीं करते, मजीद वो हरकत नहीं करते। जैसे कि अगर हम विलियम वर्dsworth की बात कर ले, तो अगरचे हमारे पास यंगर जो एलिमेंट्स थे विक्टोरियन रोमांटिक एरा का, जैसे कि शेले, कीट्स एंड बायरन जो है, अगरचे वो उसके वो तो कम एज में उसको का डेथ तो हुआ, लेकिन अगर हम विलियम वर्dsworth की हम बात कर ले तो वो तो 1850 राउंड अबाउट जो है उसका डेथ हुआ, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने कुछ हरकत नहीं की। अगर जो उसने 1820 राउंड अबाउट जो है उस टाइम पे जो है उन्होंने कुछ सोनेट्स वगैरह प्रोड्यूस की, लेकिन वो जो है ऐसा बेहरकत रहा, मतलब जैसे कि वो डेट है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ वजह तो हो सकता है, या तो वो डेट हो गए या वो बेहर। दैट इज वाई अर्ली विक्टोरियन प्रोज इज प्रॉपरली स्पीकिंग रोमांटिक प्रोज। तो जो अर्ली विक्टोरियन प्रोज है ना, ये असल में रोमांटिक प्रोज का है। अब मैं आप बताता हूँ साफ अल्फाजों में कि हाँ, हर एक एरा का सिर्फ पोइट्री नहीं होता, उसका प्रोज भी होता है। तो जितने भी हमारे पास रोमांटिक एरा के राइटर्स है, वो तो उन्होंने तो जल्दी जिन्होंने काम छोड़ा, या बस हमारे पास ऐसे थे जो थे लेकिन वो वर्क नहीं प्रोड्यूस करते थे, तो उसके पास तो प्रोज था। अब जैसे ही विक्टोरियन लोग आ गए तो उन्होंने वो प्रोज को प्रोड्यूस करना शुरू की। सो दैट इज व्हाई वी से दैट एक्चुअली इट इज द प्रोज ऑफ द रोमांटिक, बट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द विक्टोरियन। रोमांटिक प्रोज इन, ठीक है, that's why early Victorian prose is properly speaking romantic prose, and Carlyle is the best example of romantic prose artist। जो थॉमस कार्लाइल है जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, ये आपका MCQs हो सकते हैं। हु इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोमांटिक प्रोज इन विक्टोरियन एरा? सो दैट्स थॉमस कार्लाइल है। इनफैक्ट इट वाज द रोमांटिक एलिमेंट, अगर हम हकीकत में बात कर ले तो एक रोमांटिक एलिमेंट था अनइवनेस, सीरियसनेस ऑफ टोन, जो कि मतलब कुछ खास टोन, वो कुछ खास अंदाज नहीं, करेक्टनेस एंड पर्टिकुलरिटी विच कंट्रीब्यूट टू द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ प्रोज इन द अर्ली विक्टोरियन पीरियड। ऑल द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द पीरियड, जितने भी हमारे पास ग्रेट राइटर थे, इनमें से हमारे पास थॉमस कार्लाइल आता है, रस्किन आते हैं, मैकॉले आते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड आते हैं, हैव दीज क्वालिटीज कॉमन। तो ऊपर जो हमने बात की, सो these are their common qualities। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम थॉमस कार्लाइल के ऊपर अलग सी लेक्चर अपलोड करेंगे। बेटा यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो बेटा रिक्वेस्ट है, परसिस्टेंट रहें, डटे रहें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। और बेटा ये ऐसा वक्त है ना कि इंसान चांद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो हमने बिल्कुल मायूस नहीं होना। एक मामूली सा टेस्ट पास करना या इंटरव्यू पास करना ये बिल्कुल आसान है, इसके लिए अज़म चाहिए, पक्का इरादा चाहिए। तो बेटा अगर आप डटे रहते हो और जो है आपके अंदर अज़म है, पक्का इरादा है, तो बेटा इंशाल्लाह कामयाबी आप लोग का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।